दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे आप सब जानते हैं, देश की राजनीति में तमाम तरह के जो मुद्दे हैं वह लगातार उठ रहे हैं और अपनी जगह भी बना रहे हैं, और तमाम तरह के विवाद भी उन मुद्दों के इर्द गिर्द इकट्ठे हो रहे हैं। ऐसे में जहां संसद में गतिरोध आप सभी ने देखा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सम्मान का मुद्दा एक अलग नया राजनीतिक रूप लेता दिखाई देता। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी अब लगभग बहुत ही कम समय रह गया उनमें, और सभी राजनीतिक दल उसके लिए अपनी जो लामबंदी है या अपनी जो शतरंज है राजनीतिक रूप से उसको बिसारने में भी लग गए हैं। ऐसे में दिल्ली का चुनाव किस तरफ आपको दिखाई देता है अभी वर्तमान स्थिति में? उसमें अरविंद केजरीवाल जिस तरह से के प्रमुख चेहरे रहे हैं पिछले अगर 10 साल की बात करें दिल्ली की राजनीति के, उन्होंने पूरी दिल्ली की राजनीति को अपने में केंद्रित कर दिया अपनी तरफ ही सारा। आप अब की बार केजरीवाल के सामने कौन सी चुनौती आप ज्यादा प्रमुख रूप से देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कैंडल उनके साथ जुड़ चुके हैं। अब जो उनका एक चेहरा था, एक साफ सुथरा चेहरा 2014 में जब विधानसभा चुनाव पहली बार लड़े थे, और आज के अरविंद केजरीवाल में कितना बड़ा आप अंतर देख पाते हैं? अरविंद केजरीवाल के अंतर से पहले हमें ये याद रखना होगा कि ये आम आदमी पार्टी का जन्म उस आंदोलन से हुआ था जो लोकपाल के लिए चल रहा था, यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई थी। और एक वैकल्पिक राजनीति का विकल्प इन्होंने दिया था। वैकल्पिक राजनीति का मतलब था भाई ना कांग्रेस ना बीजेपी, एक अलग पार्टी आ जाए और साफ सुथरी पार्टी होगी। वो लोगों का भरोसा भी था। लेकिन अब जिस तरह से इन पर दाग लगे हैं भ्रष्टाचार के, बार बार उसे साबित करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ तक कि इस बार तो कमाल ही हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई संकल्प पत्र न देके अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो चार्जशीट है वो आरोप पत्र के नाम पे दे दी है। हालांकि उसकी कई जगह आलोचना भी हो रही है। दिल्ली में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही है, तो उसमें दिल्ली की बहुत दुर्दशा दिखाई जा रही है। और लोगों का ये मानना है कि विदेशी मेहमान दिल्ली आते हैं, वो देखेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा, क्या जो उचित है प्रचार का तरीका या कुछ और होना चाहिए। तो बहुत सी बातें हैं। अब 2 बार जीतने के बाद तीसरी बार जीतने पर एंटी इनकम्बेंसी भी सामने अरविंद केजरीवाल के आएगी, ऐसा नहीं है। कुछ उनके पुराने साथी छोड़ के भी चले गए हैं, कई लोग जेलों में रह आए, सब आ गए, तो अंतर तो आएगा ही। लेकिन बात दुर्भाग्य की ये है कि एक तरफ मोदी जी कहते हैं भाई मुफ्त की रेवड़ियां मत बांटो, फ्रीबीज मत बांटो, लेकिन धीरे 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 सभी दल उसी पर आते जा रहे हैं। और खासतौर पर अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी तो शायद इसी के भरोसे जी रही है, चाहे वो पंजाब हो या दिल्ली हो। और माना भी यही जाता है कि ऑटो चालक और जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं वो इनके इसीलिए वोटर समर्थित है कि इन्होंने बिजली फ्री करी, पानी फ्री करा, चाहे उसका लॉस कहीं और जाके कैसे ही पड़े। इसी तरह से इस बार भी इन्होंने बड़ी लुभावनी, लोक लुभावन घोषणाएं कर दी है अरविंद केजरीवाल ने, और जो लगता भी नहीं कि संभव है, पर उन्होंने कर दी तो कर दी। अब भारतीय जनता पार्टी उसकी क्या काट लाएगी, कैसे करेगी, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा इस बार। और इस बार मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के लिए रास्ता उतना आसान नहीं है जैसा 2 बार हो चुका। या तो अगर उन ये दोबारा से उसी प्रचंड बहुमत से जीत के आते हैं, तो हम ये मान लेंगे कि दिल्ली की जनता ने इन्हें निर्दोष मान लिया और ये मान लिया कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं थे। जी जी जी, बिल्कुल ठीक बात है कि अग्नि परीक्षा भी है अरविंद केजरीवाल के लिए कि अपने को निर्दोष जनता की अदालत में साबित करें। और कहा भी उन्होंने इस्तीफा, मतलब जो मुख्यमंत्री पद से वे हटे, कि मैं जनता की अदालत से फिर चुन के आऊंगा, तो उनका एक बड़ा विश्वास भी है। और जैसा आपने कहा, फ्री बीच की जो राजनीति है, अरविंद केजरीवाल ने निश्चित रूप से एक नया मुकाम दिया। और उसके बाद पश्चात हमने देखा कि लगातार विभिन्न राजनीतिक दल इसको अपना हथियारी बनाए हैं राजनीतिक रूप से। चाहे लाडली बहना योजना तो बड़ा चर्चित है इस समय, मध्य प्रदेश की सफलता के बाद। महाराष्ट्र में भी सरकार को सफलता मिली, बीजेपी गठबंधन को वहां पर। और केंद्र सरकार के स्तर पर भी बड़े ऐसी योजनाएं हैं जो लगातार लोगों को, चाहे वो उनके खाते में पैसा भेजने की बात हो या राशन योजनाएं जो लगातार 80 करोड़ लोगों को राशन उपलब्ध करवाने की बात की जाती है। तो ऐसे में केवल एक ही पार्टी को आरोपित करना, फ्री बीज के अरविंद केजरीवाल को केवल आरोपित करना, और सभी राजनीतिक पार्टियां भी इसमें शामिल हैं, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो कहीं जगह सेंट्रल में या राज्यों में, या कांग्रेस की सरकार हो, सभी इसका अपना पूरा इस जो राजनीतिक मंत्र मिला है फ्री बीज का, योजनाओं का, फ्री योजनाओं का, उसका लाभ हर कोई पार्टी उठा रही है, हर नेता उठा रहे हैं। तो इसमें केवल अरविंद केजरीवाल को टारगेट करना कहां तक उचित है? नहीं, मैंने तो खुद ही कहा आपसे कि भाई प्रधानमंत्री मोदी पहले मुफ्त रेडियो की बात करते थे, लेकिन हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, उन्होंने भी अपनी बहुत सारी योजनाएं दी, तो कोई भी दल इससे अछूता नहीं है। खाली अरविंद केजरीवाल को ये कहना, बस फर्क ये है क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक वैकल्पिक राजनीति का चेहरा है, इसलिए उनसे उम्मीद जरा कम की जाती थी कि इसे करें, लेकिन उसी के सहारे उनकी सरकार दोबारा बनी और उसी को वो गाते हैं, उसी को गुनगुनाते हैं, उसी को गाते हैं। और इस बार उन्होंने और लोक लुभावन घोषणा कर दी। वो जो दलित छात्रों को विदेश पढ़ने के लिए सहायता की बात है, मुझे नहीं लगता वो कैसे संभव हो पाएगी। ये तो हताशा वाला एक तरह से घोषणा लगती है मुझे, कि भाई
अब हताश हो रहे, कोई और रास्ता नहीं बचा तो इसी को कह देते हैं। तो ऐसा लगता है मुझे। तो खाली देखिए, उसके लिए खाली अरविंद केजरीवाल को दोषी नहीं मानता मैं, पर उनसे ज़रा अलग उम्मीदें थी लोगों को कि भई वैकल्पिक राजनीति करते हैं, तो ये अपने किए गए कामों के बल पे चुनाव में मैदान में उतरेंगे, लेकिन वो फ्रीबीज़ के सहारे ही मैदान में उतर रहे हैं। और मज़े की बात ये है कि जो आप कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा मुख्यमंत्री पद की बात है, तो ईडी ने अभी फिर से उन्हें जाँच शुरू कर दी है। और जहाँ भी आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सब हो रही है, तो आतिशी नहीं बोल रही है मुख्यमंत्री, बल्कि अरविंद केजरीवाल ही बोलते नज़र आ रहे हैं। तो इनमें भी वही कल्चर आ गया है जो और पार्टियों में होता था। तो जो वैकल्पिक राजनीति की बात थी, वो लगभग खत्म है और लोग इनसे निराश हैं। जी, 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 बिल्कुल। ये बात तो सही है, राजनीतिक वैकल्पिक राजनीति की बात तो केवल हो सकता है वो केवल नारेबाज़ी में या भाषणों में तो सीमित है, लेकिन राजनीतिक खेल में जो उतर जाता है वो राजनीति की जो पूरी जो शतरंज है उसके अनुसार ही वह अपनी चालें चलता है, राजनीति के अनुसार ही। ऐसे में अच्छा हेमंत सोरेन की अगर बात करें कि अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन 2 मुख्यमंत्री ऐसे थे जिन्हें जेल जाना पड़ा था पिछले अभी अपने कार्यकाल में। तो हेमंत सोरेन को तो राजनीतिक रूप से बड़ा फ़ायदा हुआ, झारखंड विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि किस तरह से जनता उनके समर्थन में एकजुट हुई और उन्हें एक बड़ा बहुमत देकर झारखंड में दोबारा से उन्हें पुनः मुख्यमंत्री बना दिया। क्या अरविंद केजरीवाल भी उस तरह से कामयाबी पा सकते हैं दिल्ली के अंदर? जो तमाम तरह के इसमें उनके खिलाफ भी प्रचार बहुत है और दिल्ली में बीजेपी बड़ी ताकत लगा रही है, कांग्रेस भी पूरी ताकत से जुटी हुई है कि किस तरह से अपना जो कोर वोट है इसे अरविंद केजरीवाल से वापस ले सके। और जो गठबंधन की बात थी वह भी कहीं न कहीं अब तो सुनने की स्थिति है, गठबंधन नहीं हो रहा है कांग्रेस और आप के अंदर आज की स्थिति में। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल भी क्या सिंपैथी कुछ पैदा कर सकते हैं दिल्ली की जनता के अंदर अपने लिए? उसका कुछ फ़ायदा ले सकते हैं राजनीतिक तौर पर? क्या लगता है आपको? देखिए, यही देखना दिलचस्प होगा, जो मैंने कहा भी कि अगर प्रचंड बहुमत से जीतते हैं, तो जनता ही न्यायाधीश है, सबसे बड़ी न्यायाधीश तो जज तो वही हैं। अगर वो इतनी क्लीन चिट दे देते तो माना जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। और दूसरी बात, हेमंत सोरेन और इनकी तुलना भी उचित नहीं है प्रशांत जी, क्योंकि हेमंत सोरेन के लिए अदालत ने बहुत अच्छी टिप्पणी की थी कि उन्हें बिल्कुल निर्दोष तरीके से फँसाया गया। तो वो तो सिंपैथी लेने में कामयाब रहे, पर क्या ये सिंपैथी लेने में कामयाब रहेंगे, नहीं रहेंगे, इस पे मुझे संदेह है। और आगे के दिनों में बड़ी दिलचस्प लड़ाई होगी, और तो देखते हैं प्रशांत जी, फिर इन मुद्दों पर फिर बात करेंगे। जी, जी, जी। ठीक बात है कि लगातार इन मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे क्योंकि मनीष सिसोदिया को लेकर भी तमाम बातें राजनीतिक गलियारों में खासतौर से आम आदमी पार्टी के दृष्टिकोण से। तो ऐसे में अरबी उस आप मनीष सिसोदिया लगातार जिस विधानसभा से लड़ते रहे, इस बार उनकी विधानसभा सीट बदल दी गई है और हाल ही में आए अवध ओझा को सीट उनकी मनीष सिसोदिया की दे दी गई है। तो ऐसे में कुछ आपस में भी संघर्ष है आम आदमी पार्टी के अंदर नंबर 2 की लड़ाई में। जो मनीष सिसोदिया एक निर्विवाद रूप से एक बड़ा चेहरा थे आम आदमी पार्टी का, लगातार आम आदमी पार्टी के प्रमुख चेहरों में वो शामिल रहे हैं। संजय सिंह हो, कुमार विश्वास तो जा चुके हैं छोड़ के, वो भी प्रमुख चेहरा थे कभी। ऐसे मनीष सिसोदिया को भी दूसरी सीट तक स्थानांतरित करना, ये भी कुछ आपस का जो द्वंद्व है इनका आम आदमी पार्टी के अंदर उसको दर्शाता है या एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत है सब ये? नहीं, द्वंद्व तो मुझे नहीं लगता प्रशांत जी, हालाँकि किसी भी बात को राजनीति में गारंटी से नहीं कहा जा सकता, पर देखिए ये एक रणनीति के तहत है। वहाँ पे क्योंकि प्रवासी और पूर्वांचल के लोग बहुत हैं, तो इसलिए ओझा जी को वहाँ से टिकट दे दिया गया और मनीष जी की कॉन्स्टिट्यूंसी बदली गई, क्योंकि यहाँ से जो उनकी जीतने की मार्जिन था पिछली बार, वो बहुत नैरो था। बहुत थोड़े से मार्जिन से वो जीते थे, कोई बहुत बड़े मार्जिन से नहीं जीते थे। तो आम आदमी पार्टी को सीट खतरे में लग रही थी, और इसीलिए उन्हें ओझा को लाके, क्योंकि भई वो बिहार से बिलॉन्ग करते हैं, तो पूर्वांचल के और दूसरी जगह से जो आए हुए लोग हैं, शायद उनके वोट बटोरने की एक मंशा रही हो। ये मुझे लगता है, तो रणनीतिक लगता है ये फैसला, मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक-दूसरे को काटने या उसकी बात है, ऐसा नहीं लगता। अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मुद्दा लगातार गर्म है राजनीति में। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर क्या है इस विषय का कुछ असर दिखाई देगा? ये मतदाताओं की याददाश्त बड़ी छोटी है, अब वो फ्रीबीज़ की तरफ देखेंगे या अम्बेडकर की तरफ देखेंगे, मुझे नहीं पता, मैं गारंटी से कह भी नहीं सकता। थोड़ा बहुत असर तो उसका होगा, लेकिन अभी तो यही तय नहीं है कि उसका लाभ कौन उठाएगा। भारतीय जनता पार्टी उठाएगी या ये उठाएँगे? अमित शाह के बयान को आम जनता ने सुना है क्या? या जो दलित वोटर्स हैं, जो अम्बेडकर के बिल्कुल अनुयायी हैं, क्या उन्हें बुरा लगा या नहीं लगा? कहीं से ऐसी सूचना तो मिली नहीं। ये ज़रूर है कि यूपी में पहली बार बहुजन समाज पार्टी बहुत सालों बाद एक प्रदर्शन करने जा रही है, जो चुपचाप बैठे रहते थे, अभी तक कोई प्रदर्शन नहीं करते थे। तो देखना होगा, दिलचस्प होगा देखना क्या इसका असर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो आगे के लिए भी उससे रणनीति तय हो जाएगी। जी, ठीक कहा आपने कि आगे आने वाला समय बताएगा कि किस तरह के कौन से मुद्दे हावी होते हैं और जनता के मन को कौन से मुद्दे
अपनी तरफ से प्रभावित करते हैं। ये सब आने वाले समय में पता चलेगा। और इन्हीं बातों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं। और मैं आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही अच्छी चर्चा प्रस्तुत की। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूँ कि वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।